नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। गैरसैंण में आयोजित हुआ मानसून सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो चुका है, लेकिन अभी भी सत्र को लेकर बयानबाजी जारी है। दरअसल सत्र के दौरान सदन के अंदर काफी गहमा-गहमी देखने को मिली और कहा गया कि कांग्रेस के विधायकों ने तोड़फोड़ की। इसी को लेकर अब कांग्रेस विधायक हरीश धामी विधानसभा अध्यक्ष द्वारा गलत आरोप लगाए जाने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक धामी ने कहा कि सदन के अंदर टेबल में धक्का मुक्की हुई, लेकिन कुछ नहीं टूटा। आप वहां पर जाकर दिखा दें और विधानसभा अध्यक्ष कहें ये टूटा है तो हम सार्वजनिक माफी मांगेंगे। उन्होंने कहा, अजी 2012 में जब मैं पहली बार विधायक बनकर आया था, तब विधानसभा में बीजेपी के विपक्षी विधायक जो करते थे वैसा कोई कृत्य हमने नहीं किया। वो लोग तो पर्ची बनाकर विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर फेंकते थे, वही हमने केवल पर्ची फाड़ी। हमने कभी हाउस की मर्यादा को नहीं तोड़ा। पर्चियां फाड़ी, लेकिन हमने कभी अध्यक्ष के ऊपर नहीं फेंका। हमने हमेशा हाउस की मर्यादा को बरकरार रखा, लेकिन हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हम विरोध करेंगे। जब विरोध नहीं करेंगे, जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम कहां जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए एकमात्र विधानसभा का सदन है जहां पर हम बात रख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष जी को क्या इतना पता नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष और 2 विधायकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया? क्या उनसे पूछे बगैर ये मुकदमा दर्ज हुआ होगा? जो कानून बनाते हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, उसके लिए उनको विधानसभा अध्यक्ष से परमिशन लेनी पड़ती है। तो विधानसभा अध्यक्ष जी अगर कहते हैं उनको ज्ञात नहीं है, उन्होंने सोशल मीडिया नहीं देखा, तो कम से कम जब उनसे परमिशन मांगी गई होगी तो क्या उसमें वो नहीं पूछ सकते थे एसएसपी नैनीताल से कि भाई आप किस आधार पे किस उससे जो है आप इनके ऊपर मुकदमा लिखने के लिए परमिशन मांग रहे हैं? जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, विधानसभा में तोड़फोड़ का आरोप कांग्रेस विधायक हरीश धामी पर लगा है, आरोपों में कितनी सच्चाई है? ना बिल्कुल, अगर आरोपों की बात करें तो सार्वजनिक तौर पर जो मीडिया में सामने आया है वो विधानसभा के चैनल जो है, विधानसभा के चैनल से ही ये सारा का सारा प्रसारित भी हुआ था कि किस तरह से लगातार जो कांग्रेस के विधायक थे वो हंगामा कर रहे थे सदन के अंदर। उन्होंने बिल्कुल एक क्या पटका था वो साफ नजर नहीं आया, लेकिन इतना जरूर था कि टेबल पे उन्होंने कुछ मारा। कई वो कह रहे हैं कि हमने किताब मारी, कई कह रहे हैं कि उन्होंने लैपटॉप मारा। तो ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा वहां पर गंभीर होने लगी है। जिस तरह से अब विधायक भी कह रहे हैं कि मैं सार्वजनिक तौर पर माफी मांगूंगा अगर ये साबित हो गया कि हमने लैपटॉप को जो है वो तोड़ा है या कुछ और तोड़फोड़ की है, तो हम सार्वजनिक तौर पर भी इसकी माफी मांगेंगे। तो इतना है कि ये मामला अब गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से भाजपा ने इस मुद्दे को पकड़ा है, वो कह रही है कि आप सोचिए कि विधानसभा में जो भी सामान लगा है वो ये आम जनता के पैसों से लगा हुआ है, तो वो अब इस मामले को पूरी तरह से आम जनता से जोड़ते हुए दिखाई दे रही है और कांग्रेस को घेरते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस के विधायक जो कि जिन्हें कहा भी जाता है कि काफी दबंग विधायक हैं, अपनी बात को बिल्कुल दबंगई से सामने रखते हैं। हरीश धामी उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ऐसा कुछ नहीं किया है और अगर किया है तो मैं सार्वजनिक तौर पर माफी मांगूंगा। जी, बहुत शुक्रिया योगेश सेमवाल, आप यह जानकारी हमें देने के लिए। आप वहाँ बता दें, आपको कांग्रेस के विधायकों ने तोड़फोड़ की है। इसी को लेकर अब कांग्रेस विधायक हरीश धामी विधानसभा अध्यक्ष द्वारा गलत आरोप लगाए जाने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक धामी ने कहा, सदन के अंदर टेबल में धक्का मुक्की हुई है, लेकिन कुछ टूटा नहीं है। आप वहां पर जाकर दिखा दें और विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं ये टूटा है तो हम सार्वजनिक माफी मांगेंगे। उन्होंने कहा कि 2012 में जब मैं पहली बार विधायक बनकर आया था, तब विधानसभा में बीजेपी के विपक्षी विधायक जो करते थे वैसा कोई कृत्य हमने नहीं किया। उत्तराखंड के गठन के बाद से ही पौड़ी जिले की उपेक्षा का मुद्दा बार बार उठता आ रहा है। अब हाल ही में संपन्न त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर इस बहस को हवा दे दी है। भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी रचना बुटोला ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज कर पौड़ी का मान बढ़ाया, लेकिन जीत का जश्न मनाने के बजाय राजनीतिक पिच फिर से राजधानी देहरादून की ओर सरक गई। चुनाव परिणाम आने के बाद गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पौड़ी पहुंचे थे। यहां भाजपा समर्थित प्रत्याशी की जीत का स्वागत और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी हुई, लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि विजेता
प्रत्याशी रचना बुटोला की पौड़ी में सम्मानित करने के बजाय सीधे देहरादून बुलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करवाई गई। यही वजह है कि अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या पौड़ी की राजनीति और नेतृत्व को फिर से दरकिनार किया जा रहा है। कांग्रेस ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भाजपा पर तीखा प्रहार किया है। पार्टी के प्रदेश सचिव ने आरोप लगाया कि पहाड़ के नेताओं को लगातार हाशिए पर धकेला जा रहा है। नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष को पौड़ी में सम्मान देने के बजाय देहरादून बुलाना इस बात का साफ संकेत है कि श्रेय पहाड़ के नेताओं को न देकर सब कुछ राजधानी को केंद्रित कर दिया जाता है। भाजपा जिस तरीके से कहती है कि कांग्रेस के अंदर अंतरकलह है, हम तो नहीं समझते कि हमारी पार्टी के अंदर कहीं अंतरकलह होगा। हम सब एक हैं। अंतरकलह तो भाजपा के अंदर दिख रहा है। जब जिला पंचायत की यहाँ पे बारी आती है, जिला पंचायत अध्यक्ष बनकर जाता है, तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ से सीधे उनके लिए कॉल आता है और उन्हें देहरादून बुला दिया जाता है, क्योंकि साफ जाहिर होता है अंतरकलह। क्योंकि यहाँ पर गढ़वाल सांसद अनिल बलून जी मौजूद थे, कैबिनेट मंत्री धनसिंह रावत जी मौजूद थे, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाजी मौजूद थे। तो सीधा साबित होता है कि यहाँ पे गढ़वाल कुमाऊं हो रहा है। साफ जाहिर होता है कि जो हमारे गढ़वाल के जो नेता है, इनको श्रेय न जाए तो सीधा कुमाऊं के नेताओं को जाए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि 2027 में इनका सुपड़ा साफ है। और गढ़वाल की अनदेखी हो रही है, पहाड़ की अनदेखी हो रही है, क्योंकि गढ़वाल ने, इस पहाड़ ने, इस पौड़ी जिले की अनदेखी हो रही है। पौड़ी जिले ने 5 मुख्यमंत्री दिए हैं, कैबिनेट मंत्री ऐसे दिए हैं। तो लगातार हमारे पहाड़ की अनदेखी हो रही है और हमारी पौड़ी की अनदेखी हो रही है, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और 2027 में इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। उत्तराखंड के चमोली जिले में बादल फटने से तबाही मच गई है। धराली तहसील के टुंडरी गदेरा में बादल फटने की खबर है। देर रात बादल फटने से धराली बाजार, कोटदीप तहसील धराली परिसर में काफी मलबा आ गया है। इसके अलावा चपेड़ू और सागवाड़ा के अलावा कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। बादल फटने से घरों में मलबा आ गया है, दुकानों में भी नुकसान हुआ है। तहसील परिसर में कुछ गाड़ियां भी मलबे में दबी हैं, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। एक युवती समेत 2 लोग लापता हैं। एनडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं। थराली के तहसील परिसर राड़ी बगड़ में एक बरसाती गदेरा अचानक उफान पर आ गया। एसडीएम आवास मलबे से दब गया। एसडीएम समेत अन्य ने राहत में ही आवास छोड़ दिया और सुरक्षित जगह पर चले गए। रागड़ी बगड़ में गाड़ियों के मलबे में दबे होने की सूचना है। थराली में रात में अतिवृष्टि से जो है थराली शहर हो गया, तहसील परिसर हो गया, सागवाड़ा गांव हो गया, चपड़ो हो गया, आसपास के इलाकों में काफ़ी अतिवृष्टि हुई, काफ़ी जो नुकसान हुआ है। और मलबा आने से जो है एक कविता नाम की महिला जो है 20 साल की दब गई है वहाँ पे महिला, और एक व्यक्ति गंगा जोशी जो है चपड़ों में लापता है, 72 साल की एज है। रात में ही हम लोगों ने मूव करा दिया था। डीआरएफ की टीम थी, एसडीआरएफ की टीम थी, डीडीआरएफ की टीम, हमारी टीम थी, मूव करा दिया था, क्योंकि रास्ता के ये ब्लॉक हो गया है और इसलिए जो है बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। और बाकी तहसील के स्टाफ जो है, प्रशासन जो है वहाँ लगा हुआ है राहत कार्य में। इसके अलावा हम लोगों ने रिलीफ कैंप बनाए हैं। एसजेवीएन का जो है ये कुसारी में जो है इनका परिसर है, इसमें जो हम लोगों ने रिलीफ कैंप बनाया। यहाँ पर लोगों की भोजन व्यवस्था, ठहरने व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा देवाल में भी जो है जो डीएमएन का जो है गेस्ट हाउस उनका है, वहाँ पे भी हम लोग जो है रिलीफ कैंप बना रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय अर्ली मॉर्निंग ही निकल चुके हैं वहाँ के मौके के लिए, पहुँच चुके हैं वहाँ पे और रिलीफ ऑपरेशन चल जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चमोली से संदीप कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। आपसे जानेंगे, थराली में बादल फटने से बड़ा हादसा हो गया, अब क्या अपडेट है वहाँ? जो राजे थराली में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। केदारबगर, राड़ीबगर सहित तमाम क्षेत्रों में काफी नुकसान हुआ है। जिलाधिकारी ने स्तरीय निरीक्षण का आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। लगातार यहाँ पे रेस्क्यू काम चल रहा है। हालांकि चेवड़ों की बात करें तो वहाँ पे एक 20 वर्षीय जो लड़की थी वो उसमें दबी है और एक आदमी अभी लापता बताया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे जो आपदा रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है, युद्ध स्तर पे किया जा रहा है। तमाम जितने भी जिला स्तरीय अधिकारी हैं मौके पर मौजूद है। जी, सीएम धामी ने धराली आपदा पर दुख जताया है। जिला प्रशासन, मतलब अभी 12 गांवों का संपर्क टूटा है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? जी बिल्कुल, थराली में है। लगातार यहाँ पे जो आपदा की वजह से जगह जगह पे जो सड़कें हैं वो मलबा आ जाने से अवरुद्ध चल रही है, जिसको खोलने का काम लगातार जो कार्यदायी संस्थाएं हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही जिलाधिकारी के द्वारा लगातार जो आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित विभाग को दिए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, एसडीआरएफ की टीम मौजूद है और रेस्क्यू कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं धराली में बादल फटा, कितना नुकसान हुआ है।
थराली बाजार कोटदीप तहसील थराली परिसर में काफ़ी मलबा आ गया है, घरों में भी मलबा आ गया है। तहसील परिसर में कुछ गाड़ियां भी मलबे में दबी हैं। सागवाड़ा गांव में एक लड़की के भवन के अंदर मलबे में दबने की सूचना है। चेपड़ो बाजार में कुछ दुकान मलबे के कारण क्षतिग्रस्त हुई हैं। एक व्यक्ति के लापता होने की सूचना है। थराली ग्वालदम मार्ग मिगदेरा में बंद है। धराली सागवाड़ा मार्ग भी बंद है। एसडीआरएफ गोचर से घटनास्थल के लिए रवाना हुई है। टेहरी जनपद के मांद्रा गांव में लगातार हो रहे भूस्खलन से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। लोक निर्माण विभाग घनसाली के अधिशासी अभियंता डीसी नोटियाल ने प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि गांव के ऊपर और नीचे दोनों ओर से भूस्खलन हो रहा है, जिससे कई बार छतियारा ख्वाड़ा मोटर मार्ग बाधित हो जाता है। अभियंता नोटियाल ने कहा कि प्रभावित स्थलों का आगड़न तैयार कर आपदा मद के लिए भेजा जाएगा। इसमें छतियारा खवाड़ा मोटर मार्ग में जो मांद्रा गांव के आसपास में भूस्खलन हो रहा है सड़क पर और उसके आसपास में, उसका निरीक्षण किया है। और इससे पूर्व में हमारे सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता भी निरीक्षण कर चुके हैं। इसमें मुख्य रूप से सैंडी सॉयल है और सैंडी सॉयल में कोहेजन लेस सॉयल होने के कारण वो मिट्टी के साथ में उसका अच्छी प्रकार से बॉन्ड नहीं बन पाता है और उसमें पानी के साथ में सीधे बह जाती है। तो इसमें 2 स्थानों पर प्रतिधारक दीवारों का हम आगन गठित कर रहे हैं और एक स्थान में मांद्रा गांव के नीचे पर जो बड़ा भूस्खलन क्षेत्र है उसमें एक प्लम कंक्रीट वॉल का हम रॉक के ऊपर में एक एस्टिमेट बना रहे हैं और इन एस्टिमेटों को दैवीय आपदा में स्वीकृति के लिए शीघ्र ही प्रेषित किया जाएगा। उत्तराखंड में जिस तरह भारी बारिश का दौर जारी है, उसी को लेकर मौसम विभाग भी समय समय पर अलर्ट जारी करता रहता है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अनुमान जताया और लोगों को सावधान रहने के लिए कहा। वहीं मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के अधिकतर जिलों में भारी बारिश के साथ साथ जल भराव भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं रुड़की में भी पूरी रात भर बारिश का दौर जारी रहा। रुड़की के सभी गली मोहल्लों में जल भराव देखने को मिल रहा है। लोगों के घरों में व दुकानों में पानी भर चुका है। हर मोहल्ले में लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोगों में नगर निगम व प्रशासन के प्रति काफ़ी रोष है। बता दें, लोगों का कहना है कि अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या कोई कर्मचारी उनकी सुध लेने के लिए नहीं आया है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वीरेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर है, क्या हाल है अभी वहां लोगों का? जी सपना, अगर बात की जाए रुड़की क्षेत्र के जो देहात है या रुड़की के जो नगर निगम है इनकी बात की जाए, इनमें अगर बात की जाए रात की एक बरसात थी जो रात सुबह 4 बजे से सुबह 7 बजे तक बरसात हुई। इसी बरसात ने रुड़की की जो नगर निगम की पूरी पोल खोल कर रख दी है, क्योंकि कॉलेज लगा लो या सड़क लगा लो, कॉलेजों में 1 फुट या 2-3 दिन फीट तक पानी भरा हुआ। अभी रामपुर रोड माना जा, रामपुर रोड जो है हमारा एक दिल्ली मुख्य मार्ग, दिल्ली और देहरादून दिल्ली मुख्य मार्ग है, उसको देखते हैं उसमें 5-5 फीट तक पानी भरा हुआ। उसमें 3 घंटे तक का जाम रहा। उसी को देखते हैं रुड़की शहर लगा लो, भगवानपुर लगा लो, झबलेड़ा लगा लो या कल्या लगा लो, पूरे क्षेत्र में पानी भरा हुआ है। या मोनपुर कॉलेज लगा लो, जितने भी क्षेत्र है सब में आज पानी भरा है। एक छोटी सी बरसात ने आगे जो रुड़की क्षेत्र की जो पूरी पोल खोल दिया, क्योंकि कोई भी नगर निगम का हो या पार्षद हो या कोई भी अपने क्षेत्र में काम करने को राजी नहीं है। जनता का हाल से बुरा हाल हुआ है। जी बहुत शुक्रिया वीरेंद्र यह जानकारी देने के लिए। उत्तरकाशी में नदी का जलस्तर कम होते ही हर्षिल में तत्कालिक बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य होने से आबादी क्षेत्र एवं सेब की बागान सुरक्षित हो सकेंगे। वहीं धराली आपदा को लेकर सीएम के विशेष सलाहकार कर्नल अजय कोठियाल के अनुसार सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द तमाम इलाकों में से मलबा हटाया जाए, क्योंकि लोगों की आर्थिकी इससे जुड़ी है। उनके अनुसार टूटी सड़कों को रीस्टोर किया जा रहा है। कि सबसे पहली प्रायोरिटी इस टाइम पे हमारी है जो डेड बॉडीज़ हैं, जो लोगों की भावनाएं, उनको कैसे सर्च करा जाए। दूसरी है सर्दियां आने वाली है अभी, तो सर्दियों में जो लोग घरों से खाली हो रखे हैं ना,
उनको चिंताएं बढ़नी शुरू हो गई हैं कि पहले हमें इमीडिएट तो कहीं सर्दियों में रखो, फिर उसके बाद में प्लान आगे का बनेगा कि घर बनने हैं, किस जगह बनने हैं, लंका जाना है या कहीं पे भी होना है। तीसरा, अभी एप्पल ऑर्चर्ड की जो है प्लकिंग का टाइम आ गया है शुरू, तो उसमें कुछ एप्पल्स तो लोग वहीं पे धराली मार्केट में बेचते थे, कहते हैं कि 1.5-2 करोड़ रुपए के करीब बिकते थे। उनका कैसे होगा? बड़ी जो खेती होगी वो बर्बाद ना हो, क्योंकि रोड कटी हुई हैं, तो कोई टेम्परेरी उनके लिए कैसे हम वहाँ पे शेल्टर बना सकें, कोल्ड स्टोरेज बना सकें, जो बाद में शादीगर हो सकता है या कुछ हो सकता है, ये प्लान में होने की ज़रूरत है। उत्तराखंड में निरंतर बरसात हो रही है, तो वहीं देहरादून में भी जगह जगह जल भराव, सड़कें टूटना, इसके साथ ही कई मकान की दीवारें टूटी, कई दर्जन मकान भी गिरे हैं, जिसको लेकर नगर निगम निरंतर कार्य कर रहा है। वहीं सभी जगह जरूरत के अनुसार सहायता भी की जा रही है। वहीं इस पर देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि निरंतर बरसात के कारण इस बार बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। बरसात में पिछले 74 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है। नगर निगम अपना कार्य पूरी मुस्तैदी से कर रहा है। वहीं नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है और सही आकलन सामने आने पर शासन से इस विषय पर वार्ता की जाएगी। 74 सालों का रिकॉर्ड टूटा है बरसात का, और लगातार कई जगह पुश्ते गिरे हैं, कई मकान गिरे हैं, कई जो है मकान जो है वो पानी से भर गए, कई मकानों में पानी भर चुका है। निश्चित तौर पे हम उसका सब जगह हमारी टीमें जा रही हैं, निरंतर नागरिकों के साथ हम लोग बने हुए हैं। हमारी जेसीबी मशीनें लगातार उनके जो है जहाँ पे भी इस प्रकार के क्षेत्र हैं वहाँ पे जा रही हैं, वहाँ पे जिस भी प्रकार की सहायता हो सकती है वो कर रहे हैं। और अभी देखते हैं कितना इसका वो रहेगा, एक साथ जो हमारी जो टीमें आके बताएंगी कितना इसमें हमारा जो है हमको कितना इसमें कार्य करने की आवश्यकता है, कितने धन की हमें आवश्यकता है, उस हिसाब से शासन से बात करेंगे। मेरे सब निगम के स्याना चट्टी में बनी कृत्रिम झील को खोलने के प्रयास निरंतर जारी है। झील के एक हिस्से को खोलने के लिए पीडब्ल्यूडी, एसडीआरएफ, सिंचाई विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियां जुटी हैं। पिछले 1 घंटे में झील के जलस्तर में लगभग 2 फुट तक कमी आई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन को स्याना चट्टी में बनी झील से जल निकासी के लिए जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करते हुए चैनलाइजेशन करने के लिए समुचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तथा सभी एहतियाती कदम उठाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने सुरक्षित स्थानों में ठहराए गए लोगों के साथ ही स्याना चट्टी के निवासियों के लिए भोजन, रसोई गैस, दवाइयों के साथ ही पेट्रोल व डीजल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिले में बंगला भाषी समुदाय के अंतर्गत नमः शूद्र, पौंड और मांझी उपजाति के बच्चों को अब तक प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती रही है, लेकिन छात्रवृत्ति वितरण की ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के बाद से यह समुदाय लाभ से वंचित हो गया है। इससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। समुदाय के लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि श्री श्री गुरुचांद ठाकुर जी के नामों से बनाए गए विशेष स्मृति कोष का लाभ भी बच्चों तक नहीं पहुंच पाया है। इसके अलावा गदरपुर दिनेशपुर मट कोटा मार्ग की हालत बेहद खराब है। टूटे फूटे मार्ग से आवागमन बाधित हो रहा है और दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। समुदाय ने चेतावनी दी है कि 20 सितंबर 2025 तक छात्रवृत्ति स्मृति कोष और सड़क सुधार की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। विकासनगर के सेलाकुई में स्थित डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी में ड्रीम्स 2025 अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। 2 दिन चलने वाले इस आयोजन में भारत के 25 राज्यों और 6 देशों से 800 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जहां प्रतिभागियों द्वारा 350 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस में मलेशिया, तुर्की और सिंगापुर के विश्वविद्यालयों ने भी सहयोग दिया है। बड़ी खबर रुड़की से सामने आ रही है, जहां रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक वारदात सामने आई है। एक पिता ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। पिता और बेटे के बीच शराब को लेकर अक्सर होने वाला विवाद खूनी रूप ले बैठा। विवाद इतना बड़ा कि गुस्से में आकर पिता ने नुकीले हथियार से अपने ही बेटे के सीने पर हमला कर दिया। बेटे सन्नी की मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया है कि सन्नी 3 बच्चों का पिता था, लेकिन पिता पुत्र के बीच शराब को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था। हत्या के बाद से आरोपी पिता फरार बताया जा रहा है। हत्या की इस वारदात के बाद गांव में सनसनी फैल गई और लोग दहशत में हैं।
एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में काशीपुर पुलिस ने गुरु नानक स्कूल फायरिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी किशोर के पिता जगजीत सिंह पुत्र कश्मीर सिंह निवासी गुलजारपुर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में जगजीत सिंह ने स्वीकार किया कि उनका पुत्र घर से तमंचा और कारतूस लेकर गया था। उन्होंने यह भी बताया कि 3 जिंदा कारतूस घर के पास छुपा कर रखे गए हैं। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर तलाशी अभियान चलाकर 315 बोर के 3 अवैध कारतूस बरामद कर लिए। पुलिस ने जगजीत सिंह के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।